डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका न्यू आकार में। आज हम लोग नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने संख्या पद्धति में शुरुआत किया और उस शुरुआत में हमने यह आपको बताया कि अभाज्य संख्याओं को कैसे छांटा जा सकता है। 1 से 100 तक की संख्या में अगर हमको अभाज्य संख्या खोजना हो तो हम कैसे खोज पाएँ, तो वो आपने पिछले वीडियो में आपने देख लिया। अब ये तय हो गया कि 1 से लेकर 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसमें 1 से लेकर 50 तक में 15 संख्याएं होती हैं और 50 से लेकर 100 तक में 10 संख्याएं होती हैं। हम इसको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आप एक बार में बैठा लो दिमाग में, फिर पढ़ना होना ना पड़े, है ना। इसी समय ही चलते जाए। देखो, अभ्यास आप चाहे जितना करें, लेकिन जो तथ्य होगा वो इसी समय क्लास में ही हम आपके तैयार करा देंगे, है ना। ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की चर्चा करें तो अगला पॉइंट हमारे पास हो सकता है कि जब ये अभाज्य संख्याएं मिल गई हमको, तो एक प्रश्न पूछ लिया गया कि जुड़वां अभाज्य क्या है। जुड़वां अभाज्य, ये जुड़वां अभाज्य कहाँ पूछा गया? ये पूछा गया यूपी टेट में। यूपी टेट में पूछा गया कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी जुड़वां अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं। जुड़वां अभाज्य का मतलब हुआ ट्विन प्राइम, TWIN, ट्विन, PRIM। देखो, ट्विन प्राइम। अब ट्विन प्राइम किसे कहते हैं आओ समझ लेते हैं। ट्विन ऐसा ही लग रहा है, जुड़वा माने एक जैसी ना। तो ट्विन प्राइम का मतलब ये हुआ कि 2 के अंतर पर पाई जाने वाली अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य कहलाती है। 2 के अंतर पर, यानी ऐसी अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के अंतर पर पाई जाने वाली अभाज्य संख्याएं जुड़वा कहलाती हैं। जुड़वा कहलाती हैं। ठीक। अब जुड़वा कहलाती हैं 2 के अंतर पर। तो प्रश्न पूछा गया था कि 1 से 100 तक में कुल कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं। 1 से 100 तक की गिनती में देखो भाई, मैं जानता हूं कि आपने यह देख लिया कि 1 से 100 तक में कौन कौन जुड़वा, लेकिन अगर आप छांटें तो इसको करने में आपको 2 मिनट लग सकता है ना। जैसे 17, 19 एक संख्या मिल जाएगी, 11, 13 एक संख्या मिल जाएगी। ऐसे ऐसे अगर खोजे तो आपको बहुत समय लग जाएगा और फिर बेकार हो जाएगा। अगर आप किसी सवाल का जवाब 30 सेकंड के अंदर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर गलत तो हो ही गया ना। तो इसके लिए क्या करें, पढ़ लीजिए ठीक से। तो अब क्या करें, हम बताएंगे आपको कि 1 से लेकर 100 तक में कुल 8 जोड़ी जुड़वा संख्याएं पाई जाती। 8 जोड़ी कौन कौन है मैं लिखते रहा हूं। जैसे 3, 5 एक जोड़ी, 5, 7 एक जोड़ी, 11, 13 एक जोड़ी, 17, 19 एक जोड़ी, 29, 31 एक जोड़ी और 41, 43 एक जोड़ी, फिर 59, 61 एक जोड़ी और फिर 71, 73 एक जोड़ी। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल 8 जोड़ी ऐसी संख्याएं पाई जाती हैं जिन्हें हम जुड़वा अभाज्य कह सकते हैं। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़े। जुड़वा अभाज्य के बाद अगला पॉइंट आपको मिलेगा, उसका नाम रहेगा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इसको कहते हैं को प्राइम, अंग्रेजी में कहेंगे को प्राइम नंबर। अब देखो, प्राइम पर तीसरा लाइन है, ये 3 पॉइंट, क्योंकि पूछा ही जाता, तथ्यात्मक सवाल बनते हैं इसमें तो पूछ लिया जाएगा। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याओं का समूह जिनका महत्तम 1 होता हो, यानी ऐसी 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, चाहे जितनी संख्याएं जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कोई संख्या ना काट पाए उनको, तब समझो 1 के अलावा, तो समझो उसको हम को प्राइम कह सकते हैं। देखो, ऐसी संख्याओं का समूह जिनका HCF 1 होता है। ऐसी संख्याओं को हम ग्रुप बनाएंगे जिनका HCF 1 होगा। जैसे मान लो हमने एक संख्या लिख दिया 5, 8, हमने लिख दिया 12, 17, हमने लिख दिया 16, 25। तो ऐसी संख्याएं आपके सामने दिख रही हैं जिनका महत्तम क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 16 और 25 दोनों को काट पाए। तो ऐसी संख्या को हम लोग कहेंगे सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि अभाज्य संख्याओं से संबंधित बातों की चर्चा हमने आपसे कर दिया। अब अभाज्य संख्याओं के बारे में जब चर्चा होती है, आगे क्या है और देखते हैं। आगे एक एक करके हम बातें समझते चलेंगे और
यकीन मान लीजिए सब कुछ आप तक पहुंचा देंगे। जब हम कहते हैं 75/75 तो इसका मतलब सही का सही होता है। आपको हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में कि हम एक फंडामेंटल मैथ की क्लास चलाना चाहते हैं। उसके पीछे का क्या रहस्य था? जब हम सब कुछ यहाँ बता रहे हैं तो फिर कैसे फंडामेंटल में हम फिर क्या पढ़ाएंगे? दरअसल देखो ज़रूरी ये है, यहाँ पे तो हम अपने सवाल लाएंगे और यह बताएंगे कि हमारे इन सवालों को कर लो, आपके 75 के 75 बन जाएंगे। लेकिन जब हम फंडामेंटल शुरू करेंगे तो उसमें हम क्या बताएंगे कि भैया आप जितने भी लोग हमारे पास 10, 20, 50, 100, 200 जितने भी लोग हो जाएंगे, उनसे मैं कहूँगा कि ऐसा करो, थोड़ी चर्चा हम कर ही दें आपको। देखो फंडामेंटल में आपको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने नंबर सिस्टम पर बात किया, तो नंबर सिस्टम के अंदर जितनी बेसिक बातें होती हैं वो तो मुझे बताना ही है। जैसे इसमें बता रहा हूँ उसमें भी बताऊंगा। उसके बाद मैं कहूँगा कि आपके पास जो किताब है अपनी शुरू हो जाओ। पहला सवाल से लेकर 20 सवाल तक आज आप लगाओ और आप लगाओ। जब 20 सवाल आप लगाओगे तो उसमें से कुछ सवाल आपसे होंगे, कुछ नहीं होंगे। जो हो जाएंगे अच्छी बात, अब जो नहीं हो पाएंगे उसकी आप फोटो खींचेंगे। फोटो खींच के हमारे वाले नंबर पर भेज देंगे। नंबर हमारा आपके सामने है, ठीक। अब उन सवालों को लेकर हम आपके सामने आ जाएंगे। अब इसमें दो प्रक्रिया है, या तो उन सवालों का हम वीडियो बना के डालेंगे, और या ऐसा भी हो सकता है हम जूम पर चले आएँ और जूम पर सबको कनेक्ट कर लें इसी समय, एकदम क्लास का माहौल दे पाएंगे आपको। हाँ, दोनों तरीके हो सकते हैं, जैसा आप लोग सहमत हो जाएंगे। तो अब आप बताओ, आज आपने कोशिश किया, मान लो 5वां सवाल और नहीं हुआ आपसे, और वो सवाल आपने हमको भेजा और हमने उसी सवाल को यहाँ बोर्ड पर लगाया और उसके बाद लगाना शुरू कर दिया। बताओ कैसे नहीं समझ में आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? एक एक सवाल करवा डालूंगा, ठीक है। तो ये क्लास हमारी शुरू हो रही है, हम इसकी टाइमिंग बता देंगे और ये जुड़ने का समय यही है कि अब से लेकर के 20 तारीख के अंदर, आज हमारे पास तारीख हो गई 6, है ना। तो अब से लेकर 20 तारीख के अंदर जितने लोग का एडमिशन हो जाएगा उतने लोगों को हम उसमें ज्वाइन कर लेंगे। फीस हमने रखी हुई थी 999। हालांकि इसकी फीस तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन आजकल ऑनलाइन का जो माहौल है वो क्या करना है कि नहीं। तो यह चूँकि आपके प्रश्नों को देखा जाएगा तो 999 की हमने फीस रखी हुई है, और जितने लोग जुड़ जाएंगे शुरू से लेकर आखिरी तक टोटल मैथ हमको पढ़ाना है, ठीक है। एकदम एक एक सवाल जो आपसे नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एसएससी क्वेश्चन आ जाएंगे। कोई लड़का सिपाही की तैयारी कर रहा, सिपाही, कोई लड़का पीसीएस तैयारी कर रहा तो पीसीएस का सवाल आएगा। वो नंबर सिस्टम तो चैप्टर वही रहेगा, लेकिन उनके सवालों की प्रकृति अलग अलग होगी। और इसी बहाने सोचो कितने सवालों से परिचय हो जाएगा आपका। तो हम ये हमेशा चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँच पाएँ। आप भी इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए, अपने से बात करिए कि जितना संख्या जल्दी से हो जाए, मतलब अगर 50 भी हो गई तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। 50 लेके शुरू कर देंगे हम, ठीक है। तो एडमिशन चल रहे हैं, नंबर हमारा यही है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, है ना, मैसेज कर सकते हैं, कैसे भी करके क्लास हम अपनी 20 तारीख से शुरू कर रहे हैं, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ रहे थे कि अब हम अगर भाज्य अभाज्य पढ़ लिए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद आता है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? इसका नाम होता है, अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता है ये। अब रेशनल नंबर क्या होता है? संख्या। रेशनल नंबर होता है ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, बस ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके। अब बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? ऐसी एक शर्त भी है। क्या शर्त है? जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q मतलब नीचे वाली संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए। अब बताओ शून्य क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर मान लो शून्य हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जैसे मान लो कोई संख्या है 5 है, और 5 को अगर हम 0 से भाग दे दें तो क्या उत्तर आ जाएगा? आमतौर पर लड़का बताता है कि ये इन्फानाइट हो जाएगा, तो मैं कहता हूं कि भैया 12/0 कर दिया जाए, तब क्या हो जाएगा? तब भी कहता है इन्फानाइट हो जाएगा। हाँ, अक्सर लड़के यही कहते हैं, आपके मन में भी यही आ रहा होगा। लेकिन देखो इसकी क्या समस्या क्या है। जब हम कहते हैं 18/3 = 6 कहते हैं ना, तो अगर 18/3 = 6 होता है, इसका मतलब 3 का 6 से गुणा करने पर 18 उत्तर आता है। अगर 3 का 6 से गुणा करने पर 18 आता है, इसका मतलब 0 से इन्फिनिटी का गुणा करने 12 आना चाहिए, फिर 0 से इन्फिनिटी का गुणा करने 5 आना चाहिए। ये तो गलत हो रहा है ना। 0 गुणा इन्फिनिटी बराबर 12 कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो मतलब कुछ न कुछ मिस्टेक चल रहा है। तो इसीलिए इसने मना कर रखा कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हुआ तो आप यहाँ कोई अच्छी गिनती नहीं पाएंगे। हालांकि इन्फिनिटी नहीं सही है, यहाँ पर होना चाहिए अपरिभाषित। अपरिभाषित होना चाहिए। यहाँ का जो उत्तर लिखा हुआ है, ये जो उत्तर है इन्फिनिटी, इसकी जगह पे यहाँ पर होना चाहिए अपरिभाषित। अंग्रेजी में कहते हैं
नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। अब अपरिभाषित का मतलब क्या होता है? देखो, ये समस्या शुरू हुई थी रामानुजन से। रामानुजन को आप जानते हैं, मतलब आधुनिक भारत के ग्रेट मैथमेटिशियन का नाम है रामानुजन। रामानुजन ने एक बार कक्षा 2 में जब पढ़ रहे थे तो उनके साथ एक घटना हुई। क्लास में शिक्षक ने कहा कि बताओ बच्चों, 6 केला को 6 बच्चों में बांटना है, प्रत्येक बच्चों को कितना केला मिलेगा? अब कक्षा 2 के बच्चे थे, अपना दिमाग लगा रहे थे कि 6 केला को 6 बच्चों में कैसे बांटा जा सकता है। तो रामानुजन खड़े हुए, उनका कहना था गुरुजी ये बताओ कि अगर कोई केला नहीं है और कोई बच्चा भी नहीं है, तब बताओ प्रत्येक बच्चे को कितना केला मिल जाएगा? जरा शब्द सुनिएगा, कोई केला नहीं है और कोई बच्चा भी नहीं है, तब प्रत्येक बच्चे को कितना केला मिल जाएगा? उस पर जो भी मारा पीटी हुई हो, डांटा गया होगा। तो थोड़ी देर बाद फिर खड़े हुए, उनका कहना ये था कि देखिए सर, आप ये कह रहे हैं कि 6 केला को 6 बच्चों में बांटा जाए, तब देखो एक एक केला मिलेगा। अगर मान लो 15 केला होता, 15 बच्चे होते, तब भी तो एक एक मिलता। यानी कोई संख्या बटे वही संख्या तो एक होती है। अगर मान लो 25 केला होता, 25 बच्चे होते, तब भी तो एक एक केला मिलता। बोलो, अगर यक्स केला होता, यक्स बच्चे होते, तब भी तो एक एक मिलता। आप समझ पाए? यानी कोई संख्या बटे वही संख्या बराबर एक होती है। अगर यह सच है तो बताओ, क्या 0/0 बराबर भी एक होता है? अगर होता है तो कैसे होगा, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? मतलब जब हमने संख्या रेखा लिखा था तो संख्या रेखा के बीचों बीच में शून्य लिखा था। अब अगर संख्या रेखा के ऊपर शून्य लिखा था मैंने, इसका मतलब उस संख्या थी तभी तो लिखा था। और अगर शून्य संख्या है तो संख्या का बिहेव फॉलो क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हमको पता है कोई संख्या बटे वही संख्या बराबर एक होता है। तो जीरो भी अगर एक संख्या है तो 0/0 करने पर एक क्यों नहीं आ रहा? और अगर ये प्रूव हो जाता तो कितना आसान होता। मैं कहता कोई नौकरी नहीं है, कोई बच्चे को नहीं चाहिए और सबको एक एक नौकरी मिल जाती। कोई कार नहीं है, किसी बच्चे कोई बच्चा भी नहीं और सबके पास एक एक कार हो जाती। पढ़ने लिखने की जरूरत ही ना खत्म, हाँ खत्म हो जाती कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ये प्रूव नहीं हो पाया। और नहीं जब प्रूव हो पाया तो इसको लेकर उन्होंने फिर बड़ा सा आंदोलन छेड़ा। जब गए वहाँ पर ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में प्रोफेसर हार्डी आए, उनको लेकर गए। रामानुजन की बात कर रहे हैं। हालांकि वहीं पर उनकी तबीयत बिगड़ी और धीरे धीरे मौत के मुंह में चले गए। लेकिन आप ये समझ लो कि उन्होंने एक ऐसी लकीर खींच दी कि वैज्ञानिकों के लिए कि अरे अब उनके अभी तो उनके पेजेज मिलते जा रहे हैं। उनके पेज मिले हैं जो उन्होंने ब्लैक होल के बारे में लिखा है। बड़े काम के लोग थे भाई, बहुत ज्ञानी लोग। तो उन्होंने ये प्रश्न उठा दिया था और ये प्रश्न दुनिया के सामने था। तो सब लोगों ने निर्णय लिया ना, निर्णय लेकर कह दिया कि भाई इसका उत्तर अपरिभाषित रखना उचित होगा। अपरिभाषित, अब हमको बताना ये पड़ेगा कि अपरिभाषित और अनंत में क्या अंतर है। क्योंकि यूपी बोर्ड की किताबों में, आजकल तो एनसीईआरटी चलने लगी, लेकिन जब यूपी बोर्ड की किताबें हुआ करती थी तब आप देखे होंगे tan 90 बराबर इन्फिनिट लिखा हुआ था। tan 90 मतलब होता है sin 90 अपान cos 90। अब आप बताओ, sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, 1/0 बराबर इन्फिनिट लिखा हुआ था। तो वो अगर लिखा था, अब जबकि एनसीईआरटी किताबों में अपरिभाषित लिखा है, अब इसका मतलब यह किताब में लिखा है, बच्चा तो यही पढ़ेगा। तो इसको कैसे सुधारा जाए? तो अब हम आपको बता दें कि अनंत और अपरिभाषित में क्या अंतर है। अनंत किसे कहते हैं? अनंत माने जिसका अंत संभव नहीं है उसको अनंत कहते हैं। ठीक, अनंत। जैसे हमने जब लिखा था 1 2 3 तो डॉट 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 अनंत कर दिया था, इन्फिनाइट। तो मतलब हमने शुरुआत किया लेकिन अंत तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए हमने अनंत कह दिया। परंतु अगर किसी चीज का शुरुआत ही नहीं हो पा रहा तो उसके लिए अनंत कहना कैसे उचित होगा? जैसे मैं 5 में 0 से भाग देकर दिखाऊं आपको, 5 में 0 से भाग देकर दिखाऊं, कितनी बार ले जाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 9 बार ले जाओगे। तो यहाँ फिर आएगा 0। 5 में कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 फिर मुस्कुरा रहा। देख लो, 5 में से हमने 0 घटाया, भाई 0 9 जा 0 ही होगा, और 5 में से 0 घटाएंगे तो फिर 5 आ जाएगा। तो 5 में जरा सा भी कमी नहीं आई, तो हम कैसे यह मान ले कि अनंत बार जाने पर यह 5 कट भी जाएगा? नहीं कटेगा। यानी हम शुरुआत नहीं कर पा रहे। जब हम किसी संख्या का शुरुआत ही नहीं कर पा रहे तो हम उसके अंत के बारे में कहने का कौन सा हक बनता हमको? इसलिए हम अनंत नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अपरिभाषित। और जब संख्या अपरिभाषित हो जाएगी तो उसे कैसे व्यक्त किया जाएगा? नहीं व्यक्त किया जाएगा। इसीलिए साफ साफ मना कर दिया गया कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब आप समझिए, इसको हम यहाँ से बंद कर रहे हैं और यह बताएंगे कि आखिर अगर संख्या शून्य नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, है ना? देखो, कुल 3 प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं के श्रेणी में रख सकते हैं। नंबर 1, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं, एकदम याद करने वाली लाइन दे रहा हूं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं।
ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं। यानी जो संख्या रेखा आप देख रहे हैं, पूरी संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं लिखी हैं, जीरो भी परिमेय है, क्योंकि 0/1 तो हो ही सकता है। देखो, तो सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं। एक लाइन क्लियर। अब दूसरी लाइन देखो, सभी भिन्न संख्याएं परिमेय होती हैं। जितना भी भिन्न आज तक आपने देखा है, जितना भी भिन्न आज तक आपने देखा है, वो सभी के सभी परिमेय है। मैं लिख रहा हूं 1/2, 3/4, 22/7, 5/9, कुछ भी लिख दो आप। ये सारी की सारी भिन्न संख्याएं फ्रैक्शन में लिखी गई हैं। ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। जितने भी भिन्न आपने देखा है, क्योंकि भिन्न होगा तो P/Q होगा ही, और P/Q होगा तो फिर परिमेय हो ही गया, और क्या चाहिए। और तीसरे मुद्दा है इसमें, आखिरी मुद्दा, कि शांत तथा अशांत आवर्ती, शांत तथा अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं, शांत तथा अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय होती। शांत तथा अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय होती। अब देखो, इसमें नए बिंदु फिर आ गए। एक शब्द यहाँ नया आ गया, एक शब्द यहाँ नया आ गया। दरअसल मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला, इसको समझ लो आप। तो आओ देखते हैं इन दोनों शब्दों का क्या मतलब हुआ। समझा दे पहले शांत अशांत क्या होता है, आओ समझते हैं। देखो, जब हम दशमलव पढ़ेंगे, हालांकि दशमलव तो एक चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पढ़ेंगे। दशमलव जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक दशमलव को आप शांत दशमलव कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसको टर्मिनेटिंग कहा जाता है, और इसको नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव कहा जाता है। शांत दशमलव क्या होता है कि दशमलव के बाद कुछ नहीं लिखा, जैसे मान लो 1.5 है, खत्म, इसके बाद कोई गिनती नहीं है। 3.84, इसके बाद कोई गिनती नहीं। 1.25, इसके बाद कोई गिनती नहीं। इसको हम शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव माने दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या तक गया, उसके बाद रुक गया, इसका मतलब शांत हो गया, इसीलिए इसका नाम टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। और जो अशांत दशमलव होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक का नाम होता आवर्ती दशमलव, आवर्ती माने रिपीटेड डेसिमल। एक का नाम होता अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती माने होता नॉन रिपीटेड डेसिमल। अब जब रिपीटेड डेसिमल होगा, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब कोई संख्या बार बार रिपीट होती जाएगी। जैसे दशमलव 6 डॉट 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 इन्फाइनाइट, जैसे 0.6 के ऊपर बार लगा देते हैं। दशमलव 2 4 2 4 2 4 2 4, कोई भी गिनती लिखते जाओ, इन्फाइनाइट कर दो। तो ये संख्याओं को आवर्ती दशमलव कहा जाता है। और इसकी बात करें अनावर्ती की, तो यहाँ पे दशमलव के बाद कोई भी उटपटांग गिनती ऐसे आती रहती है, यानी इसमें रिपीट होने कोई झंझट नहीं होता, कुछ भी रिपीट नहीं होगा। तो अब देखो, दशमलव का यही स्वभाव होता है। दशमलव चैप्टर में हम इसके और भी डीप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जो उद्देश्य है यहाँ पर हम पहले पूरा करते हैं। पहले हम देखेंगे क्या इसे भिन्न बनाया जा सकता है। जैसे 1.5 है, क्या हम 1.5 को भिन्न बना पाएंगे? अगर हम बटा 10 कर दे तो दशमलव चला जाएगा। अब देखो, 5 से काट दे, 5 या 15, 5 दूनी 10, 3/2 भिन्न तो बन गया। अब बन गया तो परिमेय है। इसका मतलब हुआ कि शांत दशमलव को हम परिमेय कह सकते हैं। ये लाइन पक्की हो गई। हाँ, अब जरा अशांत में चलते हैं। अशांत में हम आवर्ती दशमलव के पास आते हैं। आवर्ती दशमलव संख्याओं को भी हम भिन्न बना सकते हैं। जैसे 0.6666 को हम लिख सकते हैं 2/3। आप भाग देकर चेक कर लियो। 0.6666 को हम लिख सकते हैं 2/3, यानी हम इसको एग्जैक्टली फ्रैक्शन बना पा रहे हैं। इसका मतलब यह भी परिमेय हुआ। हम 0.2424 को भी भिन्न बना सकते हैं। और दिखाएं कितना आएगा, ये यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा 8/33। आप भाग देकर चेक कर लो, 8 में 33 भाग दो, जिंदगी भर 2 4 2 4 2 4 आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। इसका मतलब हुआ कि शांत दशमलव जो संख्याएं होती उसे तो हम भिन्न बना ही सकते हैं। अशांत में आवर्ती दशमलव संख्याओं को भी हम भिन्न बना ले जाते हैं। इसका मतलब शांत और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं। बात पक्की हो गई। तो इसलिए हम यह मान लेंगे, ठीक है। अब बाकी इसके अंदर और कैसे होता है, इसे भिन्न कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ें हम लोग दशमलव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर खाली आपको याद करने वाली लाइन हमने दिया कि शांत तथा अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय कहलाती है। अब आप महसूस करिए कि अभी हमारी दूसरी क्लास है, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं कराया आपको। हम जानते हैं कैलकुलेशन आपको आता है, बस खाली आपको ये पता चल जाए कि करना क्या है। तो पहले हम ये बेसिक बातें बता रहे हैं, जिससे आपको यह पता चल जाएगा सवाल पढ़ने के बाद कि इसमें करना क्या है। और जब ये पता चल जाएगा तो करना तो आता ही है भाई, उसके बाद रफ्तार करा लेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमने परिमेय पढ़ लिया, परिमेय के बाद तब पढ़ेंगे तो अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या
अपरिमेय को अंग्रेजी में कहेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है ये क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, कुछ भी कर लो नहीं लिख पाओगे। ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। अब नहीं लिखा जा सकता, अब जब लिखा ही नहीं जा सकता तो p बटा q का कोई मतलब ही नहीं रहा भाई, मतलब जीरो का मतलब ही नहीं रहा। तो कौन सी संख्या है जिसको हम p बटा q में नहीं लिख पाएंगे? देखो, अंडर रूट 2 को आप नहीं लिख पाएंगे, 3 प्लस रूट 5 को नहीं लिख पाएंगे, इसके अलावा आप पाई को भी नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, पाई को नहीं लिख पाएंगे? यहाँ तो लिखा है, यहाँ देखो मैंने 22/7 लिखा हुआ है। मन में शंका आएगी कि नहीं आएगी? हम जानबूझ कर लिखे। दरअसल पाई का जो मान हमने लिखा है वह पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई का मान अभी तक निकाला नहीं जा सका। पाई का वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीयम में लिखा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका निकटतम परिमेय मान 22/7 होता है। अब वो कितना निकटतम है आप खुद समझ सकते हैं कि अभी तक कोई इसमें कोई शंका नहीं किया कोई वैज्ञानिक ने कि भाई 22/7 नहीं 23/7 होना चाहिए। इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नंबर है। तो इन सभी संख्याओं को हम अपरिमेय कह सकते हैं क्योंकि इसे हम भिन्न नहीं बना पाएंगे। भिन्न क्यों नहीं बना पाएंगे? √2 की जो मान निकालते हो आप, अगर कैलकुलेटर से निकालो तो आता है √2 का मान होता 1.414 आता। अब आप जरा 1.4 गुणा 1.414 करके देखो, गुणा करके देखो, क्या 2 आया? नहीं आया, 1.99 आया। यानी आप अपने जीवन में कभी भी ऐसी कोई गिनती दशमलव में नहीं पाएंगे जिसका उसी में गुणा करने पे एग्जैक्ट 2 आ जाए। तो जब आप इसे दशमलव में नहीं बना पाएंगे तो भिन्न कैसे बना ले जाएंगे? दरअसल वो अशांत आवर्ती वाला दशमलव बनता है, इसलिए नहीं बना पाते। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसे भिन्न नहीं बना पाते, इसलिए इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक, पाई का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम आपसे कर सकते हैं। और देखा जाए कि पाई को आर्यभट्ट ने कैसे सो सेट किया। आर्यभट्ट ने क्या किया, एक बड़ा विशेष बात बताऊं आपको। आर्यभट्ट ने प्रयास कैसे किया, उन्होंने छोटे छोटे सर्किल लिए। पहले एक सर्किल इतना बड़ा लिया, फिर एक सर्किल इतना बड़ा लिया, फिर एक सर्किल इतना बड़ा लिया। सर्किल 3 वृत्त आप देख रहे हैं। अब क्या किया उसने, यह महसूस किया कि इसका व्यास ये है, व्यास छोटा होता है तो परिधि भी छोटी होती है, व्यास और बड़ा होता है तो परिधि और बड़ी होती है, व्यास और बड़ा होता है तो परिधि और बड़ी होती है। यानी व्यास और परिधि में अनुक्रमानुपाती संबंध होता है। अनुक्रमानुपाती माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अनुक्रमानुपाती हैं कि जब हम व्यास बढ़ाएंगे तो परिधि भी बढ़ जाएगी, तो कौन सा फैक्टर काम कर रहा है ये तय कर दिया जाए। यह तय करने के लिए उन्होंने क्या किया कि परिधि में व्यास से भाग दे दिया। दरअसल वो लिखना चाह रहे थे कि किसी वृत्त का परिधि उसके व्यास का इतने गुना होता है, 4 गुना 10 गुना जो भी आ जाए, ये सोच करके उन्होंने भाग दे दिया। बस यही फंस गया मामला। जब इसको भाग दिया उन्होंने तो एक गिनती 3.14 करके आई जो कभी कटी नहीं। जब कटी ही नहीं तो हैरान हो गए। अब क्या करें, हम चाहते थे यह लिख पाएं कि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास का इतने गुना होता है, लेकिन जब वो कट ही नहीं पाया तो क्या करें, बहुत परेशान। तमाम सर्किल बनाए, आर्यभट्ट की बात कर रहा हूँ। तो जब नहीं बन पा रहा था तो अपने नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने चर्चा किया, कहे नहीं बन पा रहा। तो वहाँ पर उनका एक ग्रीक विद्वान था दोस्त, उसने कहा भाई मैंने भी कोशिश किया और नहीं बन पाया। जब नहीं बन पाया तो हमने क्या किया, इसकी जगह पाई लिख दिया। उसने कहा पाई कैसे लिख दिया, अल्फा बीटा गामा थीटा पाई डेल्टा लैम्डा ओमेगा, ये सब क्या है, ये सब ग्रीक लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट है। तो उसने पाई लिख दिया। अब देखो आज भी यही सूत्र लागू है कि परिधि बराबर क्या हुआ, अगर हम व्यास उधर लेकर जाएं तो ये हो जाता है पाई गुणा व्यास। अब व्यास को हम लोग 2r भी कह सकते हैं, 2r, इसका मतलब इसको हम लोग 2πr, आज की डेट में भी यही फार्मूला आप जानते हैं, किसी वृत्त की परिधि को 2πr कहा जाता है। तो पाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि पाई का मान निकाला नहीं जा सका और उन्होंने इसको पाई मान लिया। और जब नहीं निकाला जा सका तब आर्यभट्ट ने कोशिश किया और दशमलव के 50 स्थानों तक गए और उसे निकटतम भिन्न बनाने का प्रयास किया, बड़ी कोशिश किया, तब जाकर 22/7 बना। तो आज भी हमारे साथ है। ठीक, ये पाई की स्थिति देखो। एक स्थिति और बनती है, एक बात ये बनती है कि क्या √2 को हम संख्या रेखा पर देख सकते हैं? ये प्रश्न जायज है। क्या हम √2 को संख्या रेखा पर देख सकते हैं? आओ समझा जाए कैसे हो सकता है। देखो
जो हमारी बेसिक चर्चाएं होती हैं, जो कि हर चैप्टर के अंदर आपको पूरी चर्चा मिलेगी, तो उसमें कभी रेडीमेड काम नहीं किया जाएगा। रेडीमेड समझे क्या, कि ये अरे ठीक है यार बताओ पूरा हो गया, नहीं नहीं, जितनी बातें हमें बतानी ऐसी बात बता दूंगा कि आपको फिर भूलने का कोई खतरा खत्म हो जाए, है ना। तो देखो हमें ये देखना है कि क्या रूट 2 को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। एक बार गैलीलियो नाम के विद्वान ने यह कहा कि गणित एक ऐसी भाषा है जिससे प्रकृति ने संसार रच डाला। गैलीलियो, महान गैलीलियो ने कहा कि गणित एक ऐसी भाषा है जिससे प्रकृति ने संसार रच डाला। अब मैंने पढ़ा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है कि संख्या प्रकृति ने पूरा संसार कैसे गणित से रच दिया। तो मैं खोज में लग गया। आओ दिखाते हैं खोज में हमें क्या प्राप्त हुआ। तो मैं एक लाइन खींचता हूँ। देखो, मान लो यह एक संख्या रेखा है, हमने यह संख्या रेखा खींच दिया। अभी इस संख्या रेखा को हम यहाँ 0 बनाते हैं, यहाँ 1 बना रहे हैं, यहाँ 2 बना रहे हैं, यहाँ 3 बना रहे हैं, यहाँ 4 बना रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। हमको देखना है कि रूट 2 कहाँ है इसमें। देखो रूट 2 का मान होता है 1.414। मैं जानता हूँ 1.414 कहाँ है, 1.5 से थोड़ा सा पहले होगा, लेकिन कहाँ होगा ये हमको एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रहा। तो हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम यहाँ पर इस एक पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाल देंगे। 1 यूनिट का, देखो 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है, परपेंडिकुलर डाल देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। क्या आपको यह एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है? अगर समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लागू हो जाएगा। तो बताओ इसके कर्ण की लंबाई क्या हुई, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, 1 और 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल निकालोगे तो √2 हो जाएगा। इसका मतलब कन्फर्म है कि ये लाइन जो है हमारी, जिसका कर्ण है, ये √2 सेंटीमीटर है या √2 यूनिट है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक कैंपस लगा दें, कैंपस लगड़ा प्रकार यहाँ रख करके, और यहाँ से ऐसे हम एक चाप बनाएं, तो जहाँ जाके गिरेगा उसका नाम √2 हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि अगर यह √2 है तो यह भी √2 हो जाएगा। बात पक्की? अब जरा सोचो आप, इसी को जो ये लाइन यहाँ बनी हुई है, इसी लाइन को मैं इसको हटा दूं, थोड़ा इसको हटा देता हूँ। देखो, तो इसी लाइन पर, जहां पर मैं यहाँ पर इस लाइन को बनाया हूं, इसी पर एक लाइन का परपेंडिकुलर और ले लीजिए, 1 यूनिट का। अब 1 यूनिट का अगर हमने परपेंडिकुलर लिया तो इसको यहाँ मिला देंगे। अब एक नया चित्र हमारे पास है, नया त्रिभुज आ गया। नया त्रिभुज आ गया तो उसका आधार है √2 और लंब है 1, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा। √2 का स्क्वायर 2 होता है, इसका स्क्वायर 1 होगा, जोड़ोगे 3 होगा, 3 का वर्गमूल निकालो, √3 होगा। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक का चाप लगाएं और चाप लेके जाएं, नीचे पहुंचे, तो कहीं न कहीं तो गिरेगा, जहां गिरेगा उसका नाम √3 हो जाएगा। हो जाएगा। और बढ़िए आगे, अगर इस लाइन पर 1 यूनिट का फिर से परपेंडिकुलर बना दें, 1 यूनिट का बनाएंगे और फिर यहाँ से मिला देंगे, एक नया त्रिभुज आपके सामने है। इस नए त्रिभुज पर हम देख पा रहे हैं कि ये √3 है, तो इसका स्क्वायर करोगे 3 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 1 आएगा, √3 और 1 को जोड़ोगे, 3 और 1 जोड़ोगे 4 हो जाएगा। तो बताओ इस लाइन की लंबाई क्या हो जाएगी, √4 अर्थात 2। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक को अगर हमने चाप लिया और यहाँ से खींचा तो लाइन जाके सीधे सीधे 2 पर गिर गई। तो क्या आपके समझ में आया कि 2 क्या है, √4 है, और √4 की लाइन हमने खींच दिया है। तो अगर ये रेखा आप देखो कि ये बन क्या रहा, अगर मैं ऐसे 4, 5, 10 संख्या तक और जाऊं तो ये ऐसा चित्र, ऐसा वृत्त बनने का प्रयास कर रहा है जिसकी त्रिज्या लगातार बढ़ती जा रही है। √1, √2, √3, √4, √5, √6 ऐसे बनता चला जाएगा। और अगर ये ऐसा बनता चला जाएगा तो एक क्वाइल का शक्ल ले लेगा। क्वाइल, अगर इसको हम फ्री हैंड बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, एक छोटा सा चित्र यहाँ बना सकता हूँ कि अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें कि ये आखिर बनेगा तो कैसा दिखेगा लास्ट में, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे, और ऐसे दिखेगा सर्पिलाकार। ऐसा क्वाइल बनता जा रहा है जिसकी त्रिज्या लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छा बताओ अपना ब्रह्मांड कैसा है, खगोल की पढ़कर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हमारा ब्रह्मांड का आकार यही है। जहाँ हमारा शून्य है वहीं पर ब्लैक होल है, और उसी के किनारे किनारे सारा ब्रह्मांड घूम रहा होता है ना, देखा आपने। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो क्या नाम था इनका, गैलीलियो साहब ने कह दिया होगा कि गणित वह भाषा है जिसे प्रकृति ने संसार रच डाला। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक बात तक पहुंचाएं, कुछ छोड़ेंगे नहीं विद्यार्थी, इतना जान लो आप। ठीक, आपका काम ये, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको इसमें मज़ा आ रहा है, और अगर मज़ा आ रहा है तो आपको एक जिम्मेदारी देते हैं, 2 जिम्मेदारी मान लो। एक जिम्मेदारी ये कि इसको पहले खुद सब्सक्राइब कर लें, और खुद सब्सक्राइब करके अपने दोस्त तक भेज दीजिए। और जो 20 मार्च को हमारा बैच चलने जा रहा है उसके लिए आप कोशिश करें, जिससे हम लगभग 50 बच्चे हमारे पास मिल जाएं, जिससे जब हम जूम पर रहेंगे मज़ा आएगा। एक एक शब्द, जो भी बुक आपके पास होगी मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, ये मेरा वादा रहा।
ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।